एक समय की बात है। सुंदर नगर में दीनू नाम का एक नाई रहा करता था। दीनू पूरे नगर में मशहूर था, यहाँ तक कि नगर के राजा वीरसेन भी उसी को बुलाते थे। दीनू की अब उम्र हो चली थी, इसलिए वो अपने काम को लेकर अब चिंता में रहता था। इसका कारण था उसका बेवकूफ बेटा चंदू। चंदू जब भी कोई काम करता तो हमेशा उसमें गड़बड़ कर देता। चंदू बेटा, हरिया काका की मूछें बनानी है, बहुत ही बढ़िया करके। देखो दीनू, कोई गड़बड़ तो नहीं होगी, मेरी खानदानी मूछें हैं। अरे काका, चिंता क्यों करते हो? हैं? मैं बापू से भी बढ़िया मूछें बनाऊंगा, तुम बैठो तो। अच्छा चल बना दे, सबसे अलग दिखनी चाहिए ऐसी मूछें बनाना। कल मेरे साले की शादी है और मुझे वहां सबसे अलग दिखना है। सबसे अलग ही दिखेंगी, ऐसी मूछें बनाऊंगा काका। दीनू किसी और ग्राहक की दाढ़ी बना रहा था। उसने चंदू को हरिया की मूछें बनाने के लिए कह दिया, पर मूछें सबसे अलग बनाने के लिए चंदू ने हरिया की आधी मूछ गायब कर दी। देखो हरिया काका, कितनी बढ़िया और अलग मूछ बनाई है, सब देखते रह जाएंगे। हाँ, हरिया ये सुनकर खुश हो जाता है, पर जैसे ही वो अपने मुंह को आईने में देखता है, उसकी चीख निकल जाती है और वो गुस्से से भर जाता है और दीनू को बुरा भला कहने लगता है। अरे जब तुम्हें पता है कि तुम्हारा बेटा बेवकूफ है, इसे कहो कुछ और करता कुछ है, तो तुम इसे दुकान पर अपने साथ रखते ही क्यों हो भाई? मेरी खानदानी मूछें उड़ा दी इसने। अब बताओ मैं क्या मुंह लेकर अपने साले की शादी में जाऊंगा? माफ कर दो हरिया भाई, क्या करूं, ये बिल्कुल भी समझदार नहीं बनता। मैं सोचता हूं मेरे साथ दुकान पर रहेगा तो थोड़ा बहुत कुछ सीख जाएगा, पर यह है कि बिल्कुल ही कुछ नहीं सीखता। तुम बैठो, मैं तुम्हारी दाढ़ी बना देता हूं। बस इतना ही कर सकता हूं कि तुम मेरी दाढ़ी के दाम मत देना। किसी तरह दीनू बात को संभाल लेता है, पर घर जाकर वो चंदू की खूब डांट लगाता है। आज तुम्हारे लाडले बेटे ने बहुत बड़ी मुश्किल में डाल दिया था, कैसे बचा हूं मैं ही जानता हूं। आज हरिया मेरे से लड़ाई करने ही वाला था। माँ, मैंने तो ऐसा कुछ भी नहीं किया। हरिया काका ने मुझे बोला कि मेरी मूछें बिल्कुल अलग बनाना, तो मैंने उसकी मूछें बिल्कुल अलग बनाई थी। अब इसमें मेरी क्या गलती थी? उन्हें मूछें पसंद नहीं आई तो बताओ। पता नहीं क्या करेगा क्या नहीं करेगा, मेरी तो उम्र होती जा रही है, ये लड़का कब समझेगा? अरे अब बस भी करो, क्यों मेरे बच्चे के पीछे पड़े रहते हो? देखना एक दिन मेरा बेटा हमारा खूब नाम रोशन करेगा। पत्नी की बात सुनकर दीनू कुछ नहीं कहता, वो चुपचाप अपने कमरे में चला जाता है। कुछ दिनों बाद दीनू को बहुत ही जरूरी काम से दूसरे नगर जाना पड़ा। वो चंदू को बहुत अच्छे से समझा गया कि चंदू दुकान को ठीक से संभाले। देखो चंदू बेटा, अब तुम बहुत समझदार हो गए हो, इसलिए मेरी बात ध्यान से सुनो। अपने काम को बहुत अच्छे से करना, किसी को भी शिकायत का मौका नहीं देना। अपने काम को खूब मन लगाकर करना। मैं 2 दिन बाद वापस आ जाऊंगा, तब तक तुम दुकान को अच्छे से संभालना। ठीक है पिताजी, आप चिंता मत करो, मैं सब कुछ बहुत अच्छे से संभालूंगा। दीनू चंदू के भरोसे अपना काम छोड़ तो गया, पर मन ही मन वो बहुत डर रहा था कि कहीं चंदू कोई गड़बड़ न कर दे। दीनू चला जाता है। पीछे से नगर के राजा वीरसेन का सिपाही दीनू को बुलाने के लिए आता है। ये दीनू कहाँ है? महाराज ने उसे शीघ्र ही बुलाया है। पिताजी तो किसी काम से दूसरे नगर गए हुए हैं, 2 दिन बाद ही लौटेंगे। मुझे बता दो क्या काम है? पिताजी की जगह मैं ही यहाँ पर दुकान देख रहा हूँ। पिताजी मुझे अच्छे से समझा कर गए हैं कि कोई भी ग्राहक आए तो उसे वापस नहीं भेजना। अब क्या करूं, इसे ही महल ले चलता हूं। ठीक है, तो अपने पिता की जगह तुम ही मेरे साथ महल चलो। चंदू सिपाही के साथ राजमहल पहुंचता है। अच्छा, तो तुम्हारे पिताजी की जगह तुम आए हो। देखो, मुझे अपने बाल बहुत ही बढ़िया कटवाने हैं। कल मैं शिकार पर जंगल जा रहा हूं, वहां मुझे कई दिन लग जाएंगे, इसलिए मेरे बालों को अच्छे से सफाई से काटना, ताकि बालों के कारण मुझे कोई परेशानी ना हो। चिंता मत कीजिए महाराज, पिताजी ने मुझे बहुत अच्छे से नाई का काम सिखाया है। मैं आपके बालों को ऐसा कर दूंगा कि आप देखते रह जाओगे। राजा वीरसेन बैठकर थोड़ा सुस्ताने लगते हैं। चंदू दिमाग चलाने लगता है। महाराज ने कहा है कि उनके बालों की वजह से कोई परेशानी ना हो, तो इसका सबसे बढ़िया इलाज मेरे पास है। मैं इस परेशानी को ही सिर से अलग कर देता हूँ। चंदू राजा वीरसेन के सारे बाल उतार कर उन्हें गंजा कर देता है और अपने काम पर बहुत खुश होता है। देखिए महाराज, अब आपको बालों के कारण कोई परेशानी नहीं होगी। अब आप आराम से शिकार पर जाइए। गुस्ताख, तुमने ये क्या कर दिया? तुमने हमें गंजा कर दिया, हमारे सिर के बाल उड़ा दिए। सैनिकों, इस बेवकूफ को अभी इसी समय 100 कोड़े बरसाकर कारागार में डाल दो। पर मैंने क्या किया है महाराज? मैंने तो वही किया जो आपके लिए सही था। नहीं, मुझे कारागार में नहीं रहना, मुझे छोड़ दो, मुझे घर जाना है। महाराज वीरसेन ने गुस्से में चंदू को कारागार में डाल दिया।
उधर उसकी माँ भी उसके लिए परेशान हो रही थी। राजा वीरसेन शिकार पर चले जाते हैं। कुछ समय तक शिकार खेलते हुए अचानक राजा वीरसेन अपने सैनिकों से बिछड़ जाते हैं और घने जंगल में पहुंच जाते हैं। राजा वीरसेन को नहीं पता था कि वहां घने जंगल में आदिवासियों का कबीला है जिन्होंने ऐसा जाल बिछा रखा है जिसमें एक इंसान आसानी से फंस सकता है। राजा वीरसेन जाल में फंस जाते हैं। आदिवासी राजा वीरसेन को पकड़ लेते हैं और तरह तरह की आवाजें निकालते हुए राजा वीरसेन को अपने कबीले में ले जाते हैं। छोड़ो, छोड़ो, मुझे छोड़ो, मुझे इस जाल से बाहर निकालो। तुम लोग मुझे कहाँ ले जा रहे हो? हम तुम्हें बलि देने के लिए ले जा रहे हैं। हमारे सरदार ने आज एक इंसान की बलि देनी है। सरदार, बलि के लिए हम एक इंसान ले आए हैं। अपने आप को बचाने के चक्कर में राजा के सिर से मुकुट गिर जाता है। गंजे राजा को देखकर आदिवासियों का सरदार गुस्से में आ जाता है। अरे, ये तुम किसे उठा कर ले आए? ये तो गंजा है और हमें तो आज ऐसे इंसान की बलि देनी थी जिसके सिर पर घने बाल हों। हम इसकी बलि नहीं दे सकते। इसे जहां से लाए हो वहीं छोड़ाओ और किसी और को बलि के लिए पकड़ कर लाओ। सरदार की बात सुनकर राजा थोड़ी ठंडी सांस लेता है। कबीले के सिपाही राजा को वापस जंगल के बाहर छोड़ाते हैं। राजा की जान में जान आती है। तभी राजा के सैनिकों ने ढूंढते हुए वहां आ जाते हैं। राजा वीरसेन महल वापस आते हैं। सिपाही, चंदू को महल में लेकर आओ। सिपाही चंदू को महल में लेकर आते हैं। चंदू घबरा रहा था। चंदू, हम तुम्हें सजा से मुक्त कर रहे हैं। ये सारी अशर्फियां, सोने के सिक्के और हीरे जवाहरात तुम्हारे हैं। इन्हें भी अपने साथ लेते जाओ। पर महाराज, बाल काटने के तो इतने दाम नहीं बनते। ये दाम तो बहुत ज्यादा है। चंदू, अनजाने में तुमने जो हमारे लिए किया उसके सामने ये इनाम बहुत थोड़ा है। हम अपनी खुशी से तुम्हें ये दे रहे हैं। इसे रख लो। चंदू खुशी खुशी घर लौट आता है। अपने बेटे को सकुशल लौटा देखकर चंदू की माँ बहुत खुश होती है। अगले दिन दीनू भी लौट आता है। वो हैरान था कि उसके बेटे को राजा ने बाल काटने के बदले इतना ढेर सारा इनाम दिया है, तो वो खुशी से फूला नहीं समाता। जब से नगर वासियों ने ये सुना कि चंदू को राजा ने बाल कटवाने के बदले इतना ढेर सारा इनाम दिया है, तो लोग अब चंदू से ही बाल कटवाने के लिए आने लगे। चंदू ने भी अब बेवकूफी करना छोड़ दिया। वो भी इतनी तारीफ मिलने के बाद बहुत बढ़िया काम करने लगा था। अपने बेटे को समझदारी से काम करता देख दीनू की सारी चिंता दूर हो जाती है। भगवान के नाम पे कुछ दे दो साहब। एक हफ्ते से कुछ नहीं खाया। ए साहब, कुछ दे दो ना साहब। साहब, भगवान आपका भला करेगा साहब। ओहो, सुबह सुबह तेरी मनहूस सूरत देख ली। अब क्या भला होगा मेरा? ले पकड़ और अब भगवान के लिए पीछा छोड़ मेरा। इतना कहकर उस आदमी ने अपनी जेब से निकाले हुए 5 रुपए भीखू को पकड़ाए और वहां से तेजी के साथ निकल गया। और भीखू काफी देर तक उन 5 रुपयों को देखता रहा और फिर आसपास नजर घुमाते हुए सोचने लगा। 5 रुपए, इसमें क्या आएगा? वो सामने पराठे वाला खड़ा है, उसके पास जाता हूँ। फिर भीखू अपनी जगह से उठा और सड़क की दूसरी तरफ खड़े एक ठेले पर गया। ठेले पर एक आदमी गरम गरम आलू के पराठे सेक रहा था, जिन्हें देखकर भीखू की भूख और भी बढ़ गई। उसका मन कर रहा था कि वो तुरंत पराठों पर टूट पड़े, लेकिन फिर भी किसी तरह खुद को संभाले वो वहां खड़ा रहा। जब पराठे वाले की नजर उस पर पड़ी तो उसने गुस्से से कहा, यहाँ क्यों खड़ा? चल हट, रास्ता छोड़, कहीं और जाके हाथ फैला। चल। भैया, मुझे पराठा खाना है। ये लो, मेरे पास पैसे भी हैं। ये तो बस 5 रुपए, इतने में नहीं मिलता यहाँ कुछ। एक पराठा पूरे 10 रुपए का, समझा? जा, जब पूरे पैसे हो तब आना। जा। भैया, पर आधे पैसे तो है ना मेरे पास, तो आधा पराठा ही दे दो। बहुत भूख लगी है भैया। अच्छा, और फिर बचे हुए आधे पराठे का मैं क्या करूंगा? है, यहाँ कोई ग्राहक आधा पराठा नहीं खरीदता, समझा? तो भैया फिर पूरा पराठा ही दे दो, भगवान तुम्हारा भला करेगा। भीखू ने इतनी बेबसी से ये बात कही थी कि उस पराठे वाले को भीखू पर दया आ गई और उसने 5 रुपए लेकर उसे पूरा एक पराठा खाने के लिए दे दिया। बस भीखू को यही तो चाहिए था। भीखू ने सिर्फ आधा पराठा ही खाया और बचा हुआ पराठा अपने झोले में डालकर वहां से चल दिया। यही भीखू की जिंदगी थी। कभी कुछ खाने को मिल जाए तो उसे भगवान का चमत्कार मानकर वो खुश हो लेता था, और जब नहीं मिलता तो उसे भी भगवान की दी हुई सजा मानकर रह लेता। उसे किसी से कोई शिकायत नहीं थी। भीखू एक पैर से लाचार था और उसका एक हाथ भी जन्म से ही नहीं था। उसकी इस हालत को देखकर कोई भी उसे काम पर नहीं रखता था। परिवार के नाम पर भी भीखू के पास कोई नहीं था, सिवाय कुछ उन बच्चों के जो उसी की तरह अपाहिज थे और भीख मांगकर अपना गुजारा करते थे। भीखू को जब कभी भीख में कुछ मिलता वो उसे उन बच्चों के साथ जरूर बांटता था।
ले भाई राजू, ये तेरा, और मन्नू तू ये ले, और रीना ले, तू भी ले। भैया ये मन्नू का टुकड़ा मेरे टुकड़े से बड़ा है। हाँ तो क्या हुआ, खाने देना उसे, और तू चिंता क्यों करता है? भगवान ने चाहा तो कल और कुछ मिल जाएगा, और क्या पता आज से ज्यादा ही मिल जाए। भीखू की बात सुनकर वो तीनों बच्चे मुस्कुरा दिए और फिर चैन की नींद सो गए। भीखू के जैसे ये बच्चे भी अनाथ थे, लेकिन फिर भी अकेले नहीं थे। इनमें से जब कभी किसी को भी भीख मिलती तो उसे आपस में जरूर बांटते थे। बस इसी तरह इनकी जिंदगी चले जा रही थी। फिर एक दिन, साहब साहब भगवान के नाम पर कुछ दे दो साहब। अब क्या चाहिए तुम्हें? अब जो आपकी इच्छा हो साहब, पैसे, खाना, कपड़े, कुछ भी दे दो साहब, इस गरीब का भला हो जाएगा। अभी रुको, मैं बाहर आकर तुमसे बात करता हूँ। इस आदमी का नाम राजेश था, जो देखने से ही काफी अमीर लग रहा था। असल में राजेश शहर का एक बड़ा बिजनेसमैन था और उस वक्त अपनी महंगी गाड़ी में बैठकर एक मीटिंग के लिए जा रहा था। लेकिन जब उसकी गाड़ी की खिड़की पर भीखू भीख मांगने के लिए आया तो बाकियों की तरह उसने भीखू को हड़काया नहीं, बल्कि गाड़ी से बाहर आकर भीखू से बड़े ही सुलझे अंदाज में बोला, हाँ भाई, तुम्हें मैं पैसे भी दे सकता हूँ, खाना भी खिला सकता हूँ, और पहनने को कपड़े भी दे सकता हूँ, वो भी अभी के अभी। लेकिन एक समस्या है। कैसी समस्या साहब? देखो भाई, मैं हूँ एक कारोबारी, जात से भी और काम से भी। तो मेरी जिंदगी का एक उसूल है कि मैं कभी भी किसी को भी कोई चीज मुफ्त में नहीं देता, भीख भी नहीं। साहब पर मैं गरीब, आपको क्या दे सकता हूँ? अगर मेरे पास कुछ होता तो मैं ऐसे भीख थोड़े ही ना मांगता। वो तुम देखो भाई, मैं यहाँ अगले 5 मिनट तक खड़ा हूँ। तुम जो चाहो मेरे लिए ले आओ, और बदले में मैं तुम्हें पैसे, खाना और पहनने को कपड़े भी दिला दूंगा। पर याद रहे, तुम्हारे पास सिर्फ 5 मिनट ही हैं। राजेश के ऐसा कहते ही भीखू अपने दिमाग के घोड़े दौड़ाने लगा। उसने आसपास नजर घुमाकर देखा तो उसे एक गुलाब का पौधा नजर आया, जो ढेर सारे लाल गुलाबों से भरा हुआ था। उस पौधे को देखकर भीखू को कुछ सूझा और वो अपनी बैसाखी के सहारे लंगड़ाते हुए उस पौधे के पास गया। उसने अच्छे से देखभाल कर उस पौधे का सबसे बड़ा और सबसे सुंदर फूल तोड़ा और उसे लाकर राजेश को देते हुए बोला, लीजिए साहब, यही दे सकता हूँ मैं आपको। बहुत बढ़िया, ये वाकई बहुत सुंदर है, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। इतना कहकर राजेश ने अपनी जेब से कुछ पैसे निकाले और उन्हें भीखू के हाथों में रखते हुए बोला, मुझे लगता है इतने से तुम खाना और कपड़े दोनों खरीद सकते हो। जो अभी भीखू के साथ हुआ था वो उसकी उम्मीद से कहीं ज्यादा था। उस दिन भीखू और तीनों बच्चों ने पहली बार छक्के खाया। बच्चे बहुत खुश थे, लेकिन भीखू किसी सोच में डूबा हुआ था। क्या हुआ भैया, खाओ ना। कुछ सोच रहा हूँ राजू, अब तू खाना खा। उस दिन जो कुछ हुआ उसने भीखू के दिलो दिमाग पर गहरा असर डाला था। असल में भीखू को पहली बार ये एहसास हुआ था कि जिंदगी में जरूरत से ज्यादा भी हासिल किया जा सकता है। अगले ही दिन सुबह सुबह भीखू एक सरकारी बगीचे में गया और उसने ढेर सारे फूल तोड़कर अपने झोले में रख लिए। फिर उन फूलों को लेकर वो उस चौराहे पर गया जहां हर रोज भीख मांगने के लिए खड़ा होता था। लेकिन इस बार उसने किसी से भीख नहीं मांगी, बल्कि सबको आगे बढ़कर सुंदर फूल देने लगा। उसके ऐसा करने से लोग बड़े खुश हुए। जो लोग पहले उसे डांट कर झिड़क देते थे, वो अब उसे देखकर खुश हो रहे थे और उसे कुछ न कुछ पैसे भी जरूर दे रहे थे। उस दिन भी भीखू और तीनों बच्चों ने पेट भरकर खाया और फिर, भैया ये कमाल कैसे हो गया, इतना सारा खाना? भीखू के साथ अब तक जो कुछ भी हुआ था वो सब भीखू ने बच्चों को कह सुनाया। और फिर अगले दिन से ही भीखू के साथ साथ तीनों बच्चे भी अपने साथ ढेर सारे फूल तोड़कर ले जाने लगे और लोगों को बांटने लगे। चौंकाने वाली बात ये थी कि बच्चों के साथ भी ठीक वैसा ही हुआ जैसा कि भीखू के साथ हुआ था। कुछ दिन ऐसे ही हंसी खुशी बीत गए, लेकिन फिर, अरे तुम तीनों इतने कम फूल क्यों लाए हो? इतने से क्या होगा? भैया वो आज बगीचे के गार्ड ने हमें फूल तोड़ते देख लिया, डंडा लेकर हमारे पीछे दौड़ गया था। बड़ी मुश्किल से बचकर भागे हम। वो तो शुक्र करो कि इतने फूल तोड़कर पहले ही झोले में डाल लिए थे, लेकिन अब लगता है कि कल से उस बगीचे में नहीं जा पाएंगे। वो गार्ड हमें फूल नहीं तोड़ने देगा। अच्छा, ये तो बड़ी दिक्कत हो गई। चलो कोई नहीं, कल का कल देखेंगे, फिलहाल आज तो काम पर चले। ये सच था। लोगों को फूल बांटकर उनसे भीख लेना अब भीखू और इन बच्चों का काम बन गया था, लेकिन अब ये इतना आसान नहीं था। उस दिन जितने भी फूल थे उन्हें लेकर भीखू फिर से चौराहे पर गया
वो जाकर खड़ा ही हुआ था कि तभी वहां एक गाड़ी आकर रुकी। भीखू उस गाड़ी को देखते ही पहचान गया क्योंकि वो गाड़ी राजेश की थी। साहब साहब, ये लीजिए साहब, ये आपके लिए। शुक्रिया दोस्त। दोस्त? आपने मुझे दोस्त कहा साहब? हाँ, क्योंकि अब तुम भी मेरी तरह ही कारोबारी हो गए हो। तुम्हारे बारे में सुना मैंने, यहाँ सब तुम्हारी ही बात करते हैं, तुम्हें फूलों वाला भिखारी कहकर बुलाते हैं, और कई लोग तो तुम्हारा इंतजार भी करते हैं। लेकिन अभी भी बस एक दिक्कत है कि लोग तुम्हें अब भी भिखारी ही मानते हैं। ये मुझे अच्छा नहीं लगा। इतना कहकर राजेश ने फिर से भीखू के हाथ में कुछ पैसे रखे और वहां से चला गया। उसके जाते ही भीखू एक बार फिर सोच में पड़ गया। एक बार फिर राजेश ने भीखू को नई दिशा दी थी। राजेश से मिले पैसों को लेकर भीखू फौरन वापस अपनी झोपड़ी में गया, जहां तीनों बच्चे उसका इंतजार कर रहे थे। भैया, अच्छा हुआ आप आ गए। देखो ना, ये मन्नू जिद कर रहा है कि आज पाव भाजी खाएगा, और मैं बोल रहा हूँ कि आज छोले भटूरे खाते हैं ना। नहीं, खाना मैं लेकर आया हूँ, हम वही खाएंगे और अब से पैसे बचा कर रखेंगे। पर वो क्यों भैया, हमें पैसे बचाकर क्या करना है? फूल उगाने हैं। भीखू की कही बात को समझने में बच्चों को जरा भी देर नहीं लगी। उन सबके पास जितने भी पैसे थे, उन सब से उन्होंने ढेर सारे पौधे खरीदे और फिर उन्होंने हाईवे के किनारे की सरकारी जमीन में रोप दिया। फिर सभी मिलकर उन पौधों की बहुत अच्छे से देखभाल करने लगे। कुछ ही हफ्तों में वो सभी पौधे सुंदर और रंग बिरंगे फूलों से भर गए। देखो भैया, अब कितने सारे फूल हैं हमारे पास। अब हम फिर से एक साथ भीख मांगने जा सकते हैं। नहीं, हम जाएंगे तो जरूर, लेकिन भीख मांगने नहीं, बल्कि कारोबार करने। क्या मतलब भैया? भीख मांगने से बेहतर है कि हम इन फूलों को बेचकर पैसे कमाएं और फिर जो पैसे मिले उनसे और पौधे लगाएं, फिर और ज्यादा कमाएं। आखिर कब तक भिखारी ही रहेंगे? क्यों, सही कहा ना मैंने? भीखू ने आज कुछ ऐसा कहा था जिसे सुनकर तीनों बच्चों को बहुत ही अच्छा लग रहा था, क्योंकि अब वाकई उन्हें जो भविष्य दिख रहा था वो एक भिखारी होने से कहीं बेहतर था। भीखू भी तैयार था फूलों वाले भिखारी से फूलों वाला कारोबारी बनने के लिए।